माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ को सराउंड कर रहा है एक गैसियस एनवेलप जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। उन्हीं में से एक लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसको कहते हैं हम स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर में एक इम्पोर्टेंट गैसियस लेयर होती है जिसको कहते हैं हम ओजोन लेयर। In this video, we are going to learn about ozone layer, ozone depletion, ozone hole, and much more. This is M. Aslam, and you are watching your favorite YouTube channel, Science Wala. Viewers, दो टर्म्स है, एक है ओजोन, दूसरा है ओजोन लेयर। इन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। जो ओजोन है, ओजोन एक ब्लूइश रिएक्टिव नेचुरल गैस है। ओजोन एक नेचुरल गैस है और ये 3 ऑक्सीजन एटम का बना होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता O3। ये एक एलोट्रोप होता है या फॉर्म ऑक्सीजन का होता है। ओजोन बेनिफिशियल भी है, गुड भी है और हार्मफुल या बैड भी है। ये दोनों हमारे लिए बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ओजोन 2 डिफरेंट लेयर्स में पाया जाता है एटमॉस्फेयर के में। एक को कहते हैं हम ट्रोपोस्फीयर, जो लोवेस्ट लेयर होती है। वहाँ पे जो ओजोन होता है वो बैड होता है क्योंकि ये एयर को पोल्यूट करता है और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए से स्मॉग बनाता है जो अनहेल्थफुल होता है ब्रीथ करने के लिए। दूसरी लेयर जो है जहाँ पे ओजोन होता है वो है ज़मीन से 6 से 30 माइल्स अबव द अर्थ। और जो ओजोन वहाँ पे होता है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, वो गुड होता है, वो बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। नाउ सेकंड इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक गैसियस लेयर है प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है, सेकंड लेयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ या अबव द अर्थ, उसको कहते हैं हम स्ट्रेटोस्फीयर। एंड सर्कलिंग द अर्थ, इसको कहते हैं ओजोन लेयर। जो ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन होती है ओजोन की वो होती है 19 to 30 किलोमीटर्स जनरली, या 9 to 22 माइल्स अबव द अर्थ इन द स्ट्रेटोस्फीयर। उसमें तकरीबन 90% ओजोन होता है। 1913 में हेनरी ब्यूसन और चार्ल्स फैब्री ने ओजोन लेयर को डिस्कवर किया था और बाद में इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की थी GMB डॉब्सन। The region of the upper atmosphere which contains relatively high concentration of ozone molecules is called ozone layer, also called ozonosphere। और उसमें तकरीबन 90% ऑफ जो अर्थ पे ओजोन है वो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। जो ओजोन लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, शील्ड करता है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से आती है। ओजोन लेयर जो है ये एब्जॉर्ब करता है सन की रेडिएशंस इन द रेंज ऑफ
200 nanometers to 350 nanometers wavelength। अल्ट्रावायलेट रेज वो होती है जिनकी वेवलेंथ बिलो वायलेट लाइट होती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम में। फॉर नियरली ए बिलियन ईयर्स जो ओजोन है या ओजोन मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है, ये हमें प्रोटेक्ट करता आया है या लाइफ को प्रोटेक्ट करता आया है फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कैसी बनती है? द ओजोन लेयर और द ओजोन forms by conversion of atmospheric oxygen into ozone O3. This process is called as Chapman cycle after the name of the scientist. The oxygen get photolyzed by ultraviolet rays to form oxygen radical. जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन होता है O2, जब इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है ये ब्रेक डाउन होता है इन 2 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जो ऑक्सीजन एटम है ये दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन के 3 एटम बनाता है जिसको हम ओजोन कहते हैं। इस तरह से ओजोन बनता है। एट द सेम टाइम ओजोन गेट्स रिड्यूस्ड टू ऑक्सीजन बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन रेडिकल। ये फिर दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करता है और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनता है। तो ये ओजोन जो है ये कॉन्स्टेंटली बनता रहता है और कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय होता रहता है, या वी कैन से ओजोन इज कॉन्स्टेंटली गेट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय चैपमैन साइकिल विच इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है? अगर इस ओजोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए या गैसियस लेयर थिन हो जाए उसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ये डिप्लीशन क्यों होती है? जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है या हमारी जो डे टू डे लाइफ्स होती है इसमें हम बहुत सारे गैस इस्तेमाल करते हैं। उनको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलान्स, हेलोजन्स। ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि इनके अंदर क्लोरीन होता है। तो इस तरह से ओजोन डिप्लीशन हो जाती है। हाउ ओजोन लेयर डिप्लीट्स, कैसे डिप्लीट हो जाती है? प्रोसेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है? जो सोलर रेडिएशन आती है तो वहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स वो ब्रेक होते हैं और उसमें जो क्लोरीन एटम होता है वो उससे अलहदा हो जाता है और वो रिएक्शन करता है ओजोन मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे देखिए आप क्लोरीन एटम, यहाँ पे देखिए आप ओजोन मॉलिक्यूल। जब इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है ये क्लोरीन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है और दूसरे एटम के साथ क्लोरीन मिल जाता है जिसको कहते हैं हम क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO बनाता है। उसके बाद जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एटम के साथ और फिर बनाता ऑक्सीजन और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो ये क्लोरीन प्रेजेंट होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, हमारे पास ये है क्लोरोफ्लोरो मॉलिक्यूल। इस पर जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है इसमें से क्लोरीन एटम बाहर निकलता है। फिर ये क्लोरीन एटम
कंबाइन करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और बना था क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और फिर ये जब एक फ्री एटम ऑक्सीजन कोलाइड करता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ, उसमें से ये क्लोरीन को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। क्योंकि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, इनको नाम दिया गया ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। Ozone depleting substances are mainly chlorofluorocarbons, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स, हेलान्स एट्सट्रा, जो हम मेनली इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, क्लीनिंग एजेंट्स में, स्प्रेज में, पेस्टिसाइड, एयर कंडीशनर्स में, कार एमिशंस एट्सट्रा उनमें इस्तेमाल करते हैं। फिर उनके एटम्स, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं, ये अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ पे ये रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ एंड दे कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन, सो दे आर नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। नाउ अगर ओजोन डिप्लीशन हो गई, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हार्म हमारे लिए हो सकता है, क्या इससे नुकसानात हो सकते हैं। जो ओजोन डिप्लीशन है इससे बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहले हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, मोर स्किन कैंसर्स, सनबर्न्स एंड प्रीमेचर एजिंग ऑफ स्किन। क्योंकि जब ओजोन डिप्लीशन हो जाएगी, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली आएंगे ज़मीन पे, हमारे अर्थ पे, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, या प्रीमेचर एजिंग ऑफ स्किन हो सकती है। मोर कैटारिटिस हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है एंड अदर आई डिजीज हो सकती है। नंबर सेकंड, एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ सकते हैं इसकी वजह से। प्लांट ग्रोथ especially in seedlings is harmed by more intense ultraviolet radiation से। जो मेजर क्रॉप स्पीशीज है particularly vulnerable to the increased ultraviolet radiations resulting in reduced growth, उनमें ग्रोथ कम हो जाता है। स्पेशली फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग वो इफेक्ट हो सकती है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से। इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, physiological and developmental process of plants are affected by ultraviolet B radiations. Even by the amount of ultraviolet B radiations in the present day sunlight. Effects on animals. In domestic animals, ultraviolet radiation overexposure may cause eye and skin cancers. जो स्पीशीज होती है मैरीन एनिमल्स की, उनका जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है, यंग फिश, श्रिम्प लार्वी एंड क्रैब लार्वी, वो थ्रेटन होता है इन रिसेंट ईयर्स, ये देखा गया है, बाय द इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अंडर द एंटार्क्टिक ओजोन होल। इफेक्ट्स ऑन मटीरियल्स, जो वुड, प्लास्टिक, रबर, फैब्रिक्स या बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है वो डिग्रेड हो सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिप्लेसिंग और प्रोटेक्टिंग मटेरियल्स could be significant. Now, next one is ozone hole. As a result of ozone depletion over Antarctica, Antarctica is the south pole of the earth, वहाँ पे ओजोन होल बन गया है, ओजोन होल इज फॉर्म्ड ओजोन डिप्लीशन की वजह से। दिस ओजोन होल लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ एंटार्क्टिका, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन पे आती है, बर्फ़ पे आती है, वो मेल्ट हो जाता है। इंक्रीज इन सी लेवल
एंड अदर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन इट्स एनवायरनमेंट, जिससे समंदर की लेवल बढ़ती है या बाकी इफेक्ट्स पड़ सकते हैं एनवायरनमेंट में। नाउ व्हाट इज द ओजोन होल? जो ओजोन होल है, इट इज ए द ओजोन होल इज नॉट टेक्निकली ए होल। अगर एक्चुअली ये वो रीजन है ओजोन या स्ट्रेटोस्फीयर का जहाँ पे या बिल्कुल ओजोन नहीं होता है या बहुत ही कम कंसंट्रेशन में ओजोन होता है ओवर द एंटार्क्टिका, दैट हैपन्स एट द बिगिनिंग ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग, अगस्त और अक्टूबर में। जो एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर is that's about 300 Dobson units. Dobson is a unit to measure the amount or level of ozone. Any area where the concentration drops below 220 Dobson units is considered part of the ozone hole. ये ओजोन होल किसने डिस्कवर किया था? The Antarctic ozone hole was discovered in 1985 by British scientists Joseph Farman, Brian Gardiner, and Jonathan Shanklin of the British Antarctic Survey. The ozone hole has steadily grown in size up to 27 million square kilometers and length of existence from August through early December over the past 2 decades. अब जो ये ओजोन होल है या ओजोन डिप्लीशन है, मैंने बोला इट इज कॉज ड्यू टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में या कोल्ड स्टोरेज में। तो इसको रोकने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई जिसको नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 1987 में अडॉप्ट किया गया ताकि हम कंट्रोल करेंगे प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्पेसिफिक मैन मेड केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, ताकि हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया गया है जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ कंपाउंड्स जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलाइंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये हम फेज आउट करेंगे बाय 2030। फेज आउट डिफरेंट फेज में उनको कम करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 1987। उसमें 191 कंट्रीज ने साइन किया था। तो हम इंडिया ने भी इसको साइन किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ऑन 19 जून 1992। What is Dobson unit? A unit of measurement for the total amount of ozone in the atmosphere above a point on the Earth's surface. That's known as Dobson unit. जो Dobson unit है ये इसको नाम दिया गया आफ्टर ए गॉर्डन डॉब्सन जो एक रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1920s। तो उसने पहला इंस्ट्रूमेंट बनाया था टू मेजर द total ozone from the ground, now called the Dobson ozone spectrophotometer। ये याद रखिएगा, डॉब्सन ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इसने उसको मेजर किया। तो व्हाट इज डॉब्सन यूनिट? A Dobson unit is defined to be a 0.01 mm thickness at STP, standard temperature and pressure, 0 degree and 1 atmospheric pressure. A slab 3 millimeter thick corresponds to 300 Dobson units. तो जो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। जो कॉमन मिस्टेक सबसे पहले है
Global warming is caused by the ozone hole, which was created by chemicals like क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक कॉमन मिस्टेक है। फैक्ट क्या है फिर? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम सनस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। होल जो हुआ है ओजोन लेयर में वो हुआ ड्यू टू द केमिकल्स रिलीज बाय ह्यूमंस। दूसरा कॉमन मिस्टेक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर टू हैवी टू रीच द स्ट्रेटोस्फीयर। ये भी मिसकंसेप्शन है। Chlorofluorocarbons are commonly believed to be heavy, but atmosphere gases are not stored by weight. The wind mixes the gases and they reach the atmosphere. तो ये एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, वहां पे ये ओजोन डिप्लीशन करते हैं। कंक्लूजन, जो ओजोन है ये बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। अगर ये ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होता है तो ये हार्मफुल होता है, वहाँ पे एक पोल्यूटेंट का काम करता है। बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये बेनिफिशियल है, ये गुड है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडियस को फिल्टर करता है। तो ओजोन डिप्लीशन कैन कॉज वेराइटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस। तो इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है हम इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक वियना एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं, जो एक ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी मानी जाती है। जो क्लाइमेट है अंटार्कटिका वो बहुत तब्दील हुआ है ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन। तो फ्यूचर विल रिफ्लेक्ट बोथ ओजोन रिकवरी एंड ग्लोबल ग्रीन हाउस global warming. How can we protect the ozone layer? The ozone layer must be protected. For this, the use of chlorofluorocarbons has to be stopped. जिसको पहले ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में करेंगे, इसको फेज आउट करेंगे। वी मस्ट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर लेबल्ड ओजोन फ्रेंडली और क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। सब्स्टिट्यूट्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी यूज्ड। Hydrochlorofluorocarbons are substitutes for chlorofluorocarbons. Let us all take a step ahead and save the ozone layer. But for controlling ozone depletion, the most important thing is to aware people about it. लोगों में जानकारी पैदा करनी है, and that's why International Environmental Community declared 16th September एज अ वर्ल्ड ओजोन डे। हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है टू अवेयर द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। व्यूअर्स, फाइनली आई हैव गिवन यू हियर सम MCQs ताकि आप अपने आप को जज कर सके, आपको कितना समझ आया ये टॉपिक, और आप अपने आप को इवॉल्वेट भी कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 विथ 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, then question number 7, question number 8, question number 9, question number 10, question number 11, question number 12। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। एंड फाइनली आई हैव ऑल्सो प्रोवाइड आंसर की टू ऑल दीज क्वेश्चंस ताकि आप अपने आंसर इसे टैली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ शेयर द वीडियो and subscribe my channel. See you in the next video. Till then, goodbye.